नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और ये जो सामने आप अंबार देख रहे हैं, ये दो नोटबुक है मेरी। एक नोटबुक अभी स्पेक्ट्रम सीरीज जो चला रहा हूं उसका है, एक नोटबुक है लूसेंट का। आज लूसेंट का अगला वीडियो आने में समय इसलिए लगा क्योंकि जो इकोनॉमिक सेक्शन है वो बहुत ही हल्का सेक्शन है। अब आप कहेंगे कि हल्का सेक्शन है तो इतना समय क्यों लगा। हल्का सेक्शन है तो क्या होता है, कभी कभी हम ये मान लेते हैं कि जो काम कभी भी कर सकते हैं, याद रखिएगा, जो काम हम कभी भी कर सकते हैं, अगर हमने ऐसा सोच लिया तो वो काम हम कभी नहीं कर सकते हैं, ये मान के चलिए। तो मैंने भी यही सोच लिया था। खैर, मैंने टाइम का यूटिलाइज़ किया। इस बीच में मैंने 2 चैप्टर नोट्स लिखे, तैयार किए इस बुक से। ये आधुनिक भारत के इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। अगर आप कुछ अच्छी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इसको मैंने 30 क्लासेस, 35 मैक्सिमम 35-36 क्लासेस के अंदर इसको ख़त्म कर दूंगा। 80% बुक ये ख़त्म हो चुका है। आप जो देख रहे हैं यहाँ तक ये बुक ख़त्म हो चुका है पूरा। 28 चैप्टर पढ़ा दिए मैंने, 29 और 30 चैप्टर मैंने नोट्स बना के रखा है। तो आज बैक टू बैक वीडियो आने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बिना देर किए हुए चलते हैं लूसेंट पे। इसको मैं अभी साइड करता हूँ और लेके चलता हूँ लूसेंट पे, क्योंकि स्पेक्ट्रम की बात है। स्पेक्ट्रम की क्लास में यहाँ लूसेंट में जो देखिए हम 10 पेज डेली पढ़ते हैं। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो डे 14 है, 14वां डे। 14वें डे में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम माफ़ कीजिएगा, डे 13 हमारा हो चुका है। डे 14 में देखिए मैंने यहाँ विषय सूची नहीं लिखी है। विषय सूची मैंने नहीं लिखी है, विषय सूची मैं यहाँ लिख दूंगा। खैर, आपको क्या करना है कि डे 14 में सीधे जाना है। ये डे 14 में देखिए, डे 14 का है। अब जितने भी आपको रेड कलर से दिख रहे हैं, जितने भी आपको रेड कलर से ये हेडिंग दिख रहे हैं, उस हेडिंग को आपको सम्मिलित करना है अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था देखिए, अब क्या है कि अर्थव्यवस्था में लोग क्या करते हैं, मैं बताता हूँ। सारे स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहते हैं और जब प्रश्न आते हैं तो 100% इसमें से छूट जाते हैं। जो लोग इनमें से प्रश्न बनाते हैं वही उनका जो है रिजल्ट आगे चला जाता है, उनका मार्क्स ज़्यादा आ जाता है। इसलिए कुछ भी जो है वेस्ट नहीं है, सब कुछ हमें पढ़ना है, सब कुछ जानना है। और मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें करंट से भी समाहित की हैं जो कि लूसेंट में नहीं दी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने पिछले चैप्टर में भी समाहित की थी। तो आइए, आज है डे 14। आप देख सकते हैं ऊपर मैंने हेडिंग दिया है डे 14, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप अर्थव्यवस्था को समझिए। अर्थव्यवस्था को हम लोग समझेंगे कि है क्या चीज़, ये कौन सी चिड़िया का नाम है। तो अर्थव्यवस्था हमारे देश में 3 प्रकार की, माफ़ कीजिएगा, पूरी जो है 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में। एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक है राज्य अर्थव्यवस्था और एक है मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक एक करके बहुत ही कम शब्दों में जानेंगे, समझेंगे कि ये अर्थव्यवस्था क्या भूमिका निभाती हैं। तो देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? पूंजीवादी, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। मतलब कहने का मतलब, जिसके पास होता है पूंजी वही चलाता है अर्थव्यवस्था। बस इतना मान लीजिए। आपके पास पैसा है, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो आप भी अर्थव्यवस्था चला सकते हैं। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कुछ पूंजीवादी लोगों द्वारा पूरी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल किया जाता है। सरकार की कोई भूमिका नहीं होती, सरकार को केवल टैक्स चाहिए होता है। सारा बाजार जो है, सब बाजार तय करता है। जितने भी चीज़ें हैं, जो भी दाम हैं, आप कह सकते हैं कि कितने में बिके, कितने में उसकी किसी भी चीज़ की खरीदारी हो, किसी भी चीज़ का मूल्य जो है बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। इसी के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में एक पुस्तक लिखी है, द वेल्थ ऑफ नेशन, ये एडम स्मिथ ने लिखी है। ठीक है। राज्य अर्थव्यवस्था क्या है? इसमें क्या होता है, सारा फैसला सरकार लेती है। इसमें पूंजीवादी का कोई रोल नहीं होता। कितना पैसा है आपके पास, जैसे कि कोरिया वगैरह में है, सब सरकार करती है, सारा फैसला सरकार लेती है। एक केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये गैर बाजारी भी बोलते हैं। गैर बाजारी मतलब बाजार के विरुद्ध, बाजार से इसको कोई मतलब नहीं है। क्या बाजार में चल रहा है इससे मतलब नहीं। सरकार ने तय कर दिया कि गेहूं जो है 120 रुपये किलो बिकेगा तो 120 रुपये किलो बिकेगा, और दाल 3 रुपये किलो बिकेगा तो दाल, मतलब जो सरकार कहेगी वही होगा। ये सिद्धांत जो है पहली बार कार्ल मार्क्स ने दिया था। ये सिद्धांत जो है राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत पहली बार कार्ल मार्क्स ने दिया था। अच्छा, मिश्रित अर्थव्यवस्था देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे देश में है। ये इसमें मिश्रण होता है पूंजीवादी और राज्य दोनों का मिश्रण होता है। भारत में कौन सी व्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। अब देखिए, और बंद अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था ना ही निर्यात होता है ना आयात होता है। कहने का मतलब, ना ही हम सामान किसी को भेजते हैं ना ही किसी से लेते हैं, जो हमारे पास है उसी में काम चला लेते हैं। तो आशा करता हूँ ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। विश्व की कुछ शीर्ष अर्थव्यवस्था को ध्यान देते हैं। यूएसए, चीन,
जापान, जर्मनी, अब भारत मैंने 5 नंबर पे क्यों लिखा है? एक्चुअली भारत 5 नंबर पे है नहीं। देखिए 2019 में भारत 5 नंबर पे था, इसके बाद इंग्लैंड था। इंग्लैंड क्या किया, भारत को पछाड़ दिया। 2020 में भारत इंग्लैंड से पिछड़कर कितने नंबर पे आ गया? 6 नंबर पर। यानी वर्तमान में विश्व की जो शीर्ष अर्थव्यवस्था है उसमें हमारा नंबर कितना है? नंबर 6। अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखते हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में बांटा गया है पूरे अर्थव्यवस्था को। एक बार में चलाना संभव नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी वस्तु हैं जिनका व्यापार होता है, जिन्हें खरीदा बेचा जा सकता है और जिनका जो है अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 1 2 3 में बांट दिया गया है। पहला प्राथमिक में क्या है? तो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन। देखिए प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण लिखने का मतलब है कि प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर जो अर्थव्यवस्था निर्भर है उसको हम लोग उसमें प्राथमिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य हो गया, मछली पालन, खनन हो गया, ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। समझ गए होंगे। शुरू करते हैं अपनी मिट्टी से, तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। प्रथम प्राथमिक इसी ही है। अब रेड कॉलर जॉब इसको बोलते हैं, इसमें काम करने वाले लोगों के जो अपना जो है उन लोगों का जो प्रोफेशन होता है, उनका कार्य होता है, उसको रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत रखते हैं। अच्छा, द्वितीय क्षेत्र क्या है? अब द्वितीय क्षेत्र मतलब समझ जाइए इससे ऊपर का, मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र पर जो लोग निर्भर होते हैं। जैसे खनन, खनन में देखिए लौह इस्पात उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग किस में हो गया? पशुपालन में हो गया, ऊन निकलता है ना, और कृषि में हो गया। वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी खनन से हो गया, ये विनिर्माण कार्य में आ गया। तो द्वितीय क्षेत्र उन क्षेत्रों को बोलते हैं जो प्राथमिक क्षेत्रों पर निर्भर होते हैं। एसएससी में इससे बड़ा क्वेश्चन आता है, इसको व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। अच्छा, तृतीय क्या होता है? तृतीय में अन्य सेवाएं आती हैं, जैसे बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, इन सब का जो है अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान होता है। तो समझ गए तीनों को, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी। अब देखिए आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक समृद्धि अलग चीज़ है और आर्थिक विकास अलग चीज़ है। दोनों का मतलब आपको देखने में सेम लगता होगा। चलिए समझाते हैं कैसे अलग है। देखिए आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय, जैसे जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन सब पर वृद्धि होती है। अच्छा, तो आर्थिक विकास का क्या मतलब है? जीवन की गुणवत्ता में सुधार। मतलब कोई देश में लोगों का जीवन यापन कैसा है, जैसे उनका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, इस तरह जो जीवन वो जी रहे हैं वो कितना उत्तम है, उसके गुणवत्ता में कितनी सुधार आ रही है, वही आर्थिक विकास होता है। समझ गए आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या है? चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसका फुल फॉर्म। जीएनपी, जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब होता है सकल, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसको डिटेल में हम लोग आगे समझेंगे कैसे तय किया जाता है। चलिए आर्थिक विकास को थोड़ा समझते हैं। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन सुधार ही आर्थिक विकास कहा जाता है। देश का आर्थिक विकास जो है प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार पर भी निर्भर होता है। देखिए प्राकृतिक संसाधन, हमारे पास कितना ज़्यादा संसाधन है। अभी देखिए बिहार और रांची का ले लीजिए उदाहरण। बिहार में संसाधन नहीं है, तो बिहार में क्या है, थोड़ी सी स्थिति, थोड़ी सी रहन सहन स्थिति नीचे चली गई है और रांची तेज़ी से, झारखंड तेज़ी से ऊपर उठा है, क्योंकि उनके पास प्राकृतिक संसाधन है। पूंजी निर्माण, मुंबई में पूंजी बहुत है, इसलिए वहाँ का रहन सहन देखिए। बाज़ार भी है वहाँ, दिल्ली में देखिए बाज़ार आराम से मिलता है लोगों को। तो इन सब चीज़ों पर भी जो है देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। ये सब चीज़ें सब सबल रहेंगी, प्रबल रहेंगी, तो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक जो है सुधार होते रहेंगे देश में। अब अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे जो है अर्थव्यवस्था तय होती है किसी भी देश की। जैसे कि एक है मानव विकास सूचकांक, जिसको HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मैंने HDI लिखा है। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा या ज्ञान की पहुंच, जीवन स्तर, इन सब को जो है ध्यान में रखते हुए मानव विकास सूचकांक निर्धारित किया जाता है। लोग कैसा जीवन जीते हैं, कितने ज़्यादा शिक्षित हैं लोग और कितने ज्ञानी हैं, उनका जीवन स्तर कैसा है, ये सब जितना अच्छा रहेगा मानव विकास सूचकांक में, वो जो है देश उतना अच्छा रहेगा, उतना ऊपर रहेगा। और ये किसकी देन है? ये मानव विकास सूचकांक सबसे पहले किसने ये शुरुआत की थी, इसकी किसकी खोज है? तो ये अमर्त्य सेन और एक महबूब उल हक थे, इनकी देन है। तो प्रश्न आया मानव विकास सूचकांक किनकी देन है? अमर्त्य सेन तथा
महबूब उल हक, किसी भी एक का नाम हो चलेगा। अब देखिए वर्ष 2020 में भारत जो है 131 स्थान पे आ गया, 2019 में कितना था 129 था, 2 स्थान और गिर गया रैंकिंग में। सोचिए जीवन स्तर घटा भारत का। आगे पढ़ते हैं, बहुत कुछ है आगे। अब देखिए मानव विकास रिपोर्ट 2020, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रदर्शित करता है पहले ये जान लीजिए। यूएनडीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यही जो है मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है हर साल। आपकी करंट अफेयर्स में बार बार देखने को मिलते होंगे मानव विकास रिपोर्ट 2018 मुताबिक, 2019 के मुताबिक हमारे देश का स्थान क्या है। तो देखिए 2020 में 189 देश है टोटल, 189 देश में हमारा नंबर 131 था। प्रथम स्थान नॉर्वे का था और सबसे अंतिम में नाइजर था। अब आपको बताते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट का जो स्तर होता है वो कैसे तय किया जाता है। देखिए 0 से शुरू करते हैं, 0 से 0.550 ये निम्न सबसे कम हो गया, 0.550 से 0.700 में मध्यम हो गया, इसमें हमारा भारत है, और 0.700 से 0.800 उच्च हो गया, और 0.800 से नंबर 1 पे है तो बहुत उच्च है। ये क्राइटेरिया है। अब आप बताइए कि भारत किस में आएगा। भारत का अंक है 0.645, तो ये मध्यम में आता है। वहीं पे अगर बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की, हैप्पीनेस इंडेक्स मतलब देश में लोग कितने खुश हैं, तो 189 देशों में 2019 की रिपोर्ट है 140। जी हाँ, कि इनका हमारे भारत का नंबर 140 है, मतलब 139 देश ऐसे हैं जो हमसे ज़्यादा खुश हैं। सोचिए हमारी स्थिति क्या है। विश्व प्रेस फ्रीडम में भी 140 स्थान है, यानी 139 देश ऐसे हैं जहां भारत से ज़्यादा अधिक प्रेस को स्वतंत्रता है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में हमारा देश 40 नंबर पे है। जी हाँ, संपदा, बौद्धिक संपदा मतलब जो भी हम लोग जो है पुरातन चीज़ों को रखते हैं और वैसी संपदा, वैसी संपत्ति हमारे पास है, उस तरह के सूचकांक में हमारा देश 40 नंबर पे है। चलो उससे ठीक है। ग्लोबल हंगर देखिए, ये हंगर मतलब भूख होता है, कितने लोग हमारे यहाँ भूखे रह रहे हैं, है ना। तो देखिए 102 नंबर पे हम हैं। कहने का मतलब कि 101 ऐसे देश हैं जहाँ पे हमसे कम भुखमरी है, यानी 101 देशों से ज़्यादा भुखमरी हमारे यहाँ है। ग्लोबल जेंडर इन इक्वलिटी, इसमें हमारा देश 95 नंबर पे है। ये सब देखिए चेंज होते रहता है, हर साल ये रिपोर्ट आता है, ठीक है। मैं आपको बस बता रहा हूँ, ये सब जो है ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हर साल का आप लोग अपडेट करके याद करके रखेंगे। ये एक ट्रिक है आपके लिए और एक आपके लिए जो है डायरेक्शन, एक सलाह है मेरे तरफ से। प्रत्येक वर्ष जो है विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, ये तो हमेशा फिक्स रहता है। प्रश्न पूछेगा प्रत्येक वर्ष विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को। फिनलैंड सबसे ज़्यादा हैप्पी है और अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा दुखी है, अभी भी दुखी है क्योंकि तालिबान ने कब्जा कर लिया है, याद रखिएगा, ये तो आपको याद ही हो जाएगा। अब देखिए तीनों रिपोर्ट है हैप्पीनेस में। 2018 में हमारी रैंकिंग 133 थी, मतलब हम थोड़े ठीक थे, केवल 132 देश थे जो हमसे ज़्यादा खुश थे। अब 139 देश हमसे ज़्यादा खुश हो गए 2019 में, और 2020 में तो हद हो गई, 144 देश यानी 143 देश हमसे ज़्यादा खुश हो गए। सोचिए हमारी रैंकिंग कैसे गिरती जा रही है। आयरलैंड लगातार जो है 11वीं बार लैंगिक समानता वाला देश बना, मतलब ऐसा देश जहाँ लैंगिक समानता लगभग समान है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आयरलैंड 11वीं बार जो है ऐसा देश बना है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय आय, और समझाने का प्रयास करता हूँ राष्ट्रीय आय का मतलब। समझिएगा, आपकी आय कितनी है, आप पैसा कमाते हैं ना, आपकी आय कितनी है कैसे तय होगा। तो आप मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, अर्थव्यवस्था क्या है, बिजनेस। आप एक बिजनेसमैन हैं, ठीक है। आपके पास जो है आपने जो कमाया, मान लीजिए 500 रुपये आपने कमाया पूरे साल में, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इतना कम कोई कमाता नहीं है, 500 रुपये आपने कमाया। अब आपके पास जो है 300 रुपये का सामान भी बचा हुआ है, आपकी पूंजी को निकाल के आपके पास सामान भी बचा हुआ है, मतलब उसको बेचेंगे तो कितना पैसा आएगा, तो वो भी तो जोड़ेंगे कि उसको नहीं जोड़ेंगे, उसको भी जोड़ना होगा। उसी प्रकार राष्ट्रीय आय तय होता है। देखिए कुल वस्तु तथा सेवा का मूल्य प्रति वर्ष, एक वर्ष में, किसी भी एक वर्ष में हमारा यहाँ जो है आर्थिक वर्ष कब से कब तक होता है, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो उस पर्टिकुलर, उस इंडिविजुअल वर्ष में, उस वर्ष में कुल वस्तु तथा सेवा का मूल्य कितना है, वही जो है हमारा राष्ट्रीय आय होता है।
सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय निकालने का प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, 1867-68 में। 1868 में प्रति व्यक्ति आय आई थी 20, 1911 में 49 रुपया। सालाना की बात है ये, प्रति व्यक्ति आय सालाना होती है, मंथली नहीं होती। अब देखिए, उसके बाद एक राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई 1949 में। इसके अध्यक्ष थे पी.सी. महालनोबिस। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पी.सी. महालनोबिस। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी 1951 में। राष्ट्रीय आय लेखांकन साइमन, इनका नाम था, कुजनेरस ने राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता माने जाते हैं और ये नोबेल विजेता भी हैं इस मामले में, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अब प्रश्न एक बार आया था एसएससी में कि इनमें से कौन राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता। ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता। देखिए, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता, ये सब चीज़ें हैं। जैसे देखिए, मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य, मतलब घटने बढ़ने वाली वस्तु का मूल्य, पुरानी वस्तु का मूल्य, घरेलू सेवा जो आप डोमेस्टिक सर्विस दे रहे हैं उसको नहीं जोड़ा जाता है, वित्तीय परिसंपत्ति जो पहले से आपकी संपत्ति थी उसको नहीं जोड़ा जाता है, हस्तांतरण भुगतान मतलब ऐसे भुगतान जो ट्रांसफरेबल है, मतलब आपको लेने हैं और किसी और को देने हैं, और विदेशों से प्राप्त उपहार, ये सब चीज़ें जो है राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं की जाती, ध्यान में रखिएगा। मतलब सबका एक एक रीजन याद रखिए। जैसे मध्यवर्ती वस्तु, तो याद रखिए तो बिचवनिया है, मिडिल है, ये ना मेरा है ना तेरा है, तो क्यों सम्मिलित करेंगे। पुरानी वस्तु, ऐसा हूँ कहानी खत्म हो गया तो पुराना चीज़ को क्यों सम्मिलित करेंगे। घरेलू सेवा हमारे घर की है भाई, हम सेवा दे रहे हैं, उतना इसमें तो चीज़ है ही नहीं कोई खरीदने बेचने वाली, तो ये भी नहीं शामिल करेंगे। वित्तीय परिसंपत्तियाँ, मतलब परिसंपत्ति मतलब पहले से जो संपत्ति हमारे पास हैं, वित्तीय संपत्ति, उसको हम क्यों देंगे, हम तो बिजनेस कर रहे हैं ना, तो हम तो उसको जोड़ेंगे। हस्तांतरण भुगतान, अब हमको रखना है ये नहीं है, आना है और जाना है, हस्तांतरण होना है, तो उसको क्यों करेंगे। और विदेशों से प्राप्त उपहार, ये तो हमें उपहार मिला है, बिजनेस से थोड़े कमाए हैं, तो ये भी आय में नहीं शामिल होगा। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं इसको, कभी बैठिएगा एसएससी सीजीएल वगैरह के एग्जाम में तब पता चलेगा। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जैसे देश की आर्थिक समृद्धि की माप होती है। जितना अच्छा आपका जीडीपी रहेगा उतनी अच्छी आपकी आर्थिक समृद्धि रहेगी। सकल मूल्य वृद्धि भी बोलते हैं इसको। चलिए आगे और कुछ जानते हैं इसके बारे में। अब देखिए, जीडीपी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये भी प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में कहाँ पर जीडीपी का उपयोग होता है या कौन सा जीडीपी का सही उपयोग है। तो पहला देखिए, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन दर सूचक। जीडीपी गिरा, अर्थव्यवस्था गिरा, जीडीपी चढ़ा, अर्थव्यवस्था चढ़ा, मतलब अर्थव्यवस्था के परिवर्तन दर सूचक ये होता है। जीडीपी हमें बताता है कि अर्थव्यवस्था हमारे देश की कैसी है। उसके बाद देश की आंतरिक शक्ति का सूचक, जितना अच्छा जीडीपी चढ़ा हुआ रहेगा उतना ही अच्छा देश की आंतरिक शक्ति उतनी ही मजबूत है। उसके बाद आईएमएफ, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, मैंने जानबूझ के शॉर्ट में लिखा, तथा WB, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक द्वारा क्या करते हैं ये लोग, सदस्य देश जितने भी देश होते हैं सबकी सूची निकालते हैं ना, कि ये इतने नंबर पे है, इतने नंबर पे है। इंग्लैंड ने भारत को पछाड़ दिया, भारत 6 नंबर पे आ गया। कैसे? जीडीपी के थ्रू ही, जीडीपी से ही पता चलता है कौन कितने नंबर पे होना चाहिए, किसकी रैंकिंग कैसी होनी चाहिए। ये है जीडीपी का उपयोग। अच्छा, जीएनपी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये जीडीपी था, ये डोमेस्टिक था। अब राष्ट्रीय में क्या होगा, तो जो विदेशों से हमें जो आय प्राप्त होती है, विदेशों से हमें जो इनकम होती है, वो हम जीडीपी में जोड़ देते हैं। देखिए, डोमेस्टिक था, घर का था, इनकम था, राष्ट्रीय आय था, इसमें हमने क्या कर दिया, विदेशों से होने वाली इनकम को जोड़ दिया। अब ये क्या हो गया, जीएनपी हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। लेकिन इसमें एक फैक्टर है, कभी कभी प्रश्न पूछ देगा कि बंद अर्थव्यवस्था में, या फिर पूछ देगा कि किस स्थिति में जीडीपी और जीएनपी बराबर होते हैं। तो जब हम विदेशों की आय जो है जोड़ते हैं इसमें, या विदेशों की आय जीरो होगी, यानी विदेशों से आने वाली आय जीरो हो जाएगी, तो जीडीपी जीएनपी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये पूछेगा कि किस मामले में जीएनपी जो है जीडीपी से भी कम हो जाता है। ऐसा कब होता है भाई? तो ऐसा तब होता है जब विदेशों से होने वाली आय माइनस में हो, मतलब जो हम जोड़ रहे हैं इसमें माइनस में हो, मतलब घाटा हो गया। तो घाटा हो गया तो माइनस वाली चीज़ को जब जोड़ेंगे किसी चीज़ में, तो और तो माइनस है ना होगा। तो जीडीपी जो है से भी जीएनपी कब कम होता है, जब
क्या हो, विदेशों से होने वाली आय नकारात्मक हो, यानी घाटा हो, विदेशों से हमें घाटा हो रहा हो। लेकिन जब अर्थव्यवस्था बंद हो, ना हम निर्यात कर रहे हैं ना आयात कर रहे हैं, तो विदेश से तो कोई इनकम नहीं हो रहा, तो जीडीपी और जीएनपी बराबर रहेगा। समझ गए। जीएनपी का उपयोग देखिए, ये इसका भी उपयोग आईएमएफ करता है देशों की रैंकिंग में, राष्ट्रीय आय में सहयोग मिलता है, दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ तुलनात्मक आंकड़ा, यानी कि इंग्लैंड के साथ हमारा आंकड़ा कैसा है, कितना हम आगे हैं कितना पीछे हैं, सब जीएनपी से पता चलता है। देश की उत्पाद निर्माता सूचक, ये देश में जो है कितना उत्पाद बन रहा है, कौन सी चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, ये हमें जीएनपी से पता चल जाता है। अब एक यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट है, देखिए समझ गए होंगे आप जीडीपी और जीएनपी, ऐसे ऐसे प्रश्न घुमा के आते हैं तो आप उसको छोड़ देते हैं। जनरली बहुत लड़के 99% छोड़ देते हैं, लेकिन 1% ऐसा होता है जो इस तरीके से पढ़ के गया होता है, उसको पता होता है। मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ही किया है इसमें समाहित। मैं कोशिश करूँगा कि सेकेंड इसके बाद जो क्लास आए उसमें मैं पूरी तरीके से इसको समाप्त कर दूँ। भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण कौन करता है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। मूल्य कटौती, किसी चीज़ की मूल्य अगर लग रहा है कि ज़्यादा हो गया है तो उसमें कटौती कौन करेगा? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अब देखिए एनडीपी क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। जीडीपी में से जो मूल्य कटौती होती है उसको माइनस कर देते हैं। देखिए मूल्य कटौती हो गया, किसी चीज़ का मूल्य घट गया। जीडीपी में तो हमने सब चीज़ों का सारे उत्पादों का मूल्य रखा था, अब उसमें से किसी चीज़ का मूल्य कट गया तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सॉरी दोस्तों, एक्चुअली फ्लिपकार्ट की डिलीवरी मेरी आ गई थी तो थोड़ा सा वहाँ जाना पड़ा। चलिए, तो एनडीपी में क्या होता है कि मूल्य कटौती को माइनस कर लिया जाता है। यही हम लोग यहाँ पे अब देखिए एनएनपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब जीएनपी में से देखिए, यहाँ जीडीपी में से मूल्य कटौती हुई, यहाँ जीएनपी में से मूल्य कटौती होती है। अगर जीएनपी में किसी चीज़ के मूल्य को घटाया गया है तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी माइनस करना पड़ता है। वही चीज़ हुई, यहाँ जीडीपी में माइनस किया तो एनडीपी आ गया। देखिए एनडीपी, एन तो दोनों में जुड़ा हुआ है, ये डीपी है एनपी है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट। अर्थव्यवस्था की तुलना के लिए ये उपयोग नहीं होती। देखिए इसमें क्या होता है कि ये तो सरकार करती है, कौन करता है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो ये लोग अपना मन से किसी चीज़ का मूल्य घटा देगा, किसी चीज़ का मूल्य घटा देगा तो क्या होगा इससे कि अर्थव्यवस्था में जो तुलना अगर करने लगा जाए तो किसी देश का बढ़ जाएगा घट जाएगा, क्योंकि सरकार अपनी मर्जी से कर रही है ये। तो इसलिए इस चीज़ का उपयोग अर्थव्यवस्था के तुलना के लिए, रैंकिंग के लिए नहीं होता, ये दोनों का उपयोग नहीं होता। हम लोग हमेशा जीडीपी पे ही निर्भर करते हैं, जीएनपी पे ही निर्भर रहते हैं। जीडीपी की वृद्धि दर देखिए 19-20 में 6.5% था, 20-21 में 7.3% का अनुमान था। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय भारत में 1947 में देखिए कितना था? 5.91, माफ़ कीजिएगा 1947 मैंने बोल दिया, ये 1947 साल नहीं है, ये 1947 रैंकिंग है इस साल की 2019-20 की। भारत का 1947 अंक था यूएसडी, भारत का 1947 यूएसडी था, ये 5.91%। जबकि बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति आय कितना है? $2227। अब सोचिए कि प्रति व्यक्ति आय में बांग्लादेश भी हमसे आगे है, प्रति व्यक्ति आय में बांग्लादेश भी हमसे आगे है। बांग्लादेश में एक व्यक्ति की सालाना इनकम $2227 है, तो भारत में $1947 है। सोचिए कितना अंतर है, बांग्लादेश भी हमसे आगे है। चलिए, आर्थिक आयोजन, एक तो होता है नियोजन, एक होता है आयोजन। आयोजन तो जानते होंगे, आपके यहाँ आयोजन किया जाता होगा ना। आयोजन में क्या होता है? कोई भी चीज़ का आयोजन करते हैं, बर्थडे का, पार्टी का आयोजन होता है। वैसे ही देखिए यहाँ पे समझिएगा आयोजन का मतलब, आयोजन मतलब तो आयोजन हो गया। आर्थिक आयोजन मतलब कि अर्थव्यवस्था से संबंधित आयोजन करना, मतलब पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधन का कुशलतम प्रयोग जो होता है वही आर्थिक आयोजन कहा जाता है। मतलब कि हमें क्या करना है, हमारे पास कुछ उद्देश्य हैं जो हमें पूरा करना है अपने देश के हेतु, और कितना हमारे पास संसाधन है उसको कितने कुशल तरीके से उपयोग करना है, उसके तरीकों को आर्थिक आयोजन बोला जाता है। उद्देश्य, आखिर इसको ऐसा क्यों किया जाता है, आखिर ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो ऐसा करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है देखिए उसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक समृद्धि। अब आप क्या कीजिएगा, संसाधन का उल्टा सीधा उपयोग करने लगे तो आपके पहले से जो आपने उद्देश्य रखे हैं वो पूरा नहीं होगा, तो आपका देश आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो पाएगा। तो आर्थिक समृद्धि के लिए
आर्थिक सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए, गरीबी का निवारण करने के लिए और रोजगार के अवसरों को में वृद्धि, एक तरह का प्लानिंग है। कुशलतम उपयोग यानी प्राकृतिक संसाधन जो हमारे पास है उसका कितने अच्छे से उपयोग किया जाए कि इस तरह के अवसर प्राप्त हो, बस समझ जाइए। एक बुक इस पर लिखी गई थी, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। आप समझ सकते हैं इसके नाम से, देखिए प्लान्ड, प्लानिंग किया हुआ, इकोनॉमी ऑफ इंडिया। किसने लिखा था? विश्वेश्वरैया ने। एक बार राहुल गांधी जी थे, उनको ये नाम कहने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, अभी जल्दी से बोलिएगा तो नहीं निकलेगा मुंह से, तोड़ के बोलिए विश्वेश्वरैया। कभी बोलना पड़े तो ऐसे बोलिए। 1934 में किताब लिखी गई थी, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। नियोजन एवं विकास विभाग की स्थापना 1944 में हुई थी। योजना आयोग आया था 15 मार्च 1950 को। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त हुआ? यह 15 अगस्त 2014 को इसको समाप्त, प्रधानमंत्री ने ही घोषणा कर दी, नरेंद्र मोदी जी ने, कि अब योजना आयोग नहीं होगा, योजना आयोग हम लोग समाप्त कर रहे हैं। इसके जगह पर क्या किया उन्होंने? नीति आयोग लाया, लेकिन नीति आयोग को इस डेट से लागू नहीं किया। अनाउंसमेंट तो इस डेट को किया, लेकिन लागू हुआ 1 जनवरी 2015 से। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नीति आयोग का अनाउंसमेंट हुआ था 15 अगस्त 2014 को, और इसी दिन योजना आयोग की समाप्ति हुई थी, और 1 जनवरी 2015 को जो है इसको शुरू किया गया था। क्या फुल फॉर्म होता है इसका? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और थोड़ा सा देखिए, पंचवर्षीय योजना से संबंधित सवाल नहीं आते, लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना हम लोग जान लेते हैं कब शुरू हुई थी। 1951 से 56 में। कौन से मॉडल पे थी? प्रश्न आया था एक बार, हैरोल्ड डॉमर मॉडल। कृषि को उच्च प्राथमिकता इसमें दिया गया था पहली में, सबसे पहला कृषि से ही शुरू हुआ था, हैरोल्ड डॉमर मॉडल से। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल 1951 से 56। हरित क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें जानना चाहिए कि कौन से पंचवर्षीय योजना में आई थी। तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में आई थी। विश्व हरित क्रांति के जन्मदाता थे नॉर्मन ई बोरलॉग, और भारतीय हरित क्रांति के जन्मदाता थे MS स्वामीनाथन। ये दोनों नाम आप लोग याद रखिए। विश्व स्तर पर हरित क्रांति कौन लाए थे? नॉर्मन ई बोरलॉग, और भारतीय स्तर पर MS स्वामीनाथन। जानते हैं नीति आयोग के बारे में। मैंने बताया आपको, नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में बोलते हैं इसको राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। ये इसके अध्यक्ष अभी भी प्रधानमंत्री ही हैं, वही है, योजना आयोग की जगह पे आ गया। अब दोनों में अंतर क्या है? देखिए, योजना आयोग में क्या होता है, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण होता था और उसका क्रियान्वयन होता था। उसके जगह पर नीति आयोग आ गया। अब नीति आयोग में क्या होता है? नीति आयोग में 15-7-3 वाली नीति अपनाई जाती है। अब सोचिए 15-7-3 क्या है भाई? क्या है ये? समझिए, 15 सदस्यीय समिति जो है विजन लाती है, मतलब क्या करना है। 7 आदमी हमेशा घट गया, आधा हो गया। देखिए 15 का आधा होता है 7.5, यानी 7, और 7 का आधा होता है 3.5, ऐसे याद रखिए, तो 3 हो गया। 15 लोग क्या करते हैं? मिलके विजन बनाते हैं, क्या करना है। 7 लोग उस पर रणनीति तैयार करते हैं, और 3 लोग जो है मिलके, 3 लोगों की समिति उस पर एक्शन लेती है। ठीक है, ये ऐसे है। यहाँ पे पंचवर्षीय योजना बनाते थे। इसमें क्या है, योजना में केवल केंद्र सरकार की भूमिका होती थी, जबकि नीति आयोग में क्या होता है कि राज्य सरकार के लोगों को भी शामिल किया जाता है, केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका होती है। योजना आयोग में क्या होता था कि राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को पूंजी आवंटित कर दिया जाता था, काम कीजिए। यहाँ पे क्या होता है, केंद्र शासित तथा राज्य सरकार के मध्य सरकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जाता है, दोनों के बीच रिलेशन स्थापित कर दिया जाता है, दोनों को मिलकर काम करने के लिए कहा जाता है। इसमें क्या था, केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान बिल्कुल भी शामिल नहीं किए जाते थे, जबकि इसमें क्या होता है, इन सब के विशेषज्ञ, केंद्रीय विश्वविद्यालय और शोध संस्थान के विशेषज्ञों को नीति आयोग में शामिल किया जाता है। तो यह अंतर है, मुख्य अंतर, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण, आप लोग आर्थिक सर्वेक्षण करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं और बहुत सारे करंट अफेयर्स से निकल के भी आते हैं। तो भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कब हुआ? वित्त मंत्रालय द्वारा ही प्रकाशित किया था। सबसे पहले ये जान लीजिए, सबसे भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्रालय, यही प्रकाशित करता है। 7वीं आर्थिक जनगणना 2019 में हुई है। अब आर्थिक जनगणना क्या है, तो आर्थिक रूप से जो है लोग दिखाता है कौन कितने मजबूत हैं, कहाँ का आर्थिक स्तर बहुत अच्छा है, कहाँ का आर्थिक स्तर कमज़ोर है। राज्यों की तो सूची बनानी है। तो इसकी शुरुआत जो है हो चुकी है 13 अक्टूबर 2019 से दिल्ली से, और ये 26वां है। ये 26वां है, ये मतलब यह 26वां राज्य है दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश। 20 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश में ये पहले से चली आ रही है 1977 से। देखिए
ये 7वीं है, मैंने कहा क्या है, ये 7वीं है। देखिए 1977 में पहला हुआ, 80 में दूसरा हुआ, 90 में तीसरा हुआ, 98 में चौथा हुआ, 2005 में क्या हुआ, 5वां हुआ, छठा 2014 में हुआ, और 7वां जो है 2019 में हो रहा है। ये मतलब कि 7वीं आर्थिक जनगणना 2019 ये 7वीं है। समझ गए आप लोग पहले आराम से। ये क्लास जो है यहीं पे देखिए थोड़ा थोड़ा ही, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो मैंने थोड़ा सा समय को यूटिलाइज़ कर दिया। स्पेक्ट्रम के 2 क्लासेस मैंने फिट कर दिए हैं और आज शाम को मैं उसके रिकॉर्डिंग्स डाल दूंगा। और आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। थोड़ा सा मैं इसकी और स्पीड बढ़ाता हूँ। इकोनॉमिक्स जल्दी ख़त्म करके जल्दी से हम लोग संविधान में घुसने वाले हैं। तैयार रहते जाइए, अपने कमर की पेटी, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। हम लोग जो है यहाँ से थोड़ा सा और तेज़ चलेंगे, और थोड़ा सा काम वाम आ जाता है इसलिए ऐसा नहीं हो पाता है। आप जो है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्त इतिहास एक दिन में नहीं बनते हैं। इतिहास एक दिन में नहीं बनते हैं। इतिहास बनाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है। तो ये भी इतिहास बनेगा, लेकिन इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। 30 क्लासेस में हम लोग लुसेंट ख़त्म कर देंगे, 35 क्लास में 1000 पढ़ने की स्पेक्ट्रम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आप लोग कहेंगे सर ऐसा तो क्लास था ही नहीं यूट्यूब पे अभी तक, मैं लेके आऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों आपके सहयोग के लिए। आप लोग बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। मैं कल ही मैं जो है दूसरा चैप्टर भी, यानी डे 15 भी डालूंगा। ये कौन सा था, ये डे 14 था। तो डे 14 पेज नंबर जो है 111 से 114 के बीच में हो गया। थैंक यू वेरी मच।